नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर दो ऐसी सल्तनतों की कहानी देखेंगे जिन्हें अक्सर बड़े साम्राज्यों की छाया में भुला दिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल और जौनपुर सल्तनत की। तो होता यह है कि जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बिखरने लगता है तो नए राज्य उभरते हैं। बिल्कुल यही हुआ 14वीं सदी में। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और पूरे भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक खालीपन सा बन गया था। और इसी मौके पर दो नई ताकतें सामने आईं जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए इस सफर में हम देखेंगे कि ये खालीपन बना कैसे, इन दो साम्राज्यों का जन्म कैसे हुआ, उनकी असली ताकत क्या थी, उनकी कल्चर एक दूसरे से कितना अलग था, और आखिर में उनका अंत कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की कमजोर पड़ती पकड़ से। जैसे ही सेंटर की पावर कम हुई, अलग अलग इलाकों के गवर्नरों और रईसों ने अपनी आजादी का दावा करना शुरू कर दिया। मंच पूरी तरह से तैयार था। अब देखिए, इन दोनों सल्तनतों की शुरुआत का तरीका भी काफी दिलचस्प है। 1338 में बंगाल में शमसुद्दीन इलियास शाह ने कहा, अब हम आजाद हैं। और उसके लगभग 50 साल बाद 1394 में जब तैमूर के हमले ने दिल्ली को बुरी तरह हिलाकर रख दिया, मलिक सरवर ने जौनपुर में अपनी सल्तनत की नींव डाल दी। चलिए अब देखते हैं कि इन दो नई शक्तियों की किस्मत को उनकी ज्योग्राफी, मतलब उनकी भौगोलिक स्थिति ने कैसे गढ़ा। देखिए, दोनों की किस्मत उनकी जमीन से जुड़ी हुई थी। एक तरफ था बंगाल, गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ डेल्टा पर बसा हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसकी पहुंच सीधे बंगाल की खाड़ी तक यानी समंदर तक थी। इसी ने उसे एक बहुत बड़ी समुद्री और व्यापारिक शक्ति बना दिया। और दूसरी तरफ था जौनपुर, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा था। उसकी असली ताकत आती थी उसकी उपजाऊ जमीन से। तो हम कह सकते हैं, एक समंदर का राजा था तो दूसरा जमीन का बादशाह। तो सवाल यह है कि इन सल्तनतों का खजाना कहां से भरता था? क्या इनका इकोनॉमिक इंजन व्यापार था या फिर जमीन? बंगाल की अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त था। एक तरफ डेल्टा की उपजाऊ जमीन से खेती में कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ उसके बंदरगाहों से कपड़ा, नमक और चावल जैसी चीजें अरब, फारस और साउथ ईस्ट एशिया तक भेजी जाती थी। और इस पूरे व्यापार की हिफाजत के लिए उनके पास एक मजबूत नौसेना भी थी, जो नदियों पर भी अपना कंट्रोल रखती थी। जौनपुर की कहानी इससे बिल्कुल अलग थी। उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेती थी। गंगा के मैदानों की स्थिरता ने न सिर्फ सल्तनत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसे ज्ञान और संस्कृति का, मतलब स्कॉलरशिप का एक बड़ा सेंटर बनने में भी मदद की। अब बात करते हैं इन सल्तनतों के कल्चरल गोल्डन एज की, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इनके योगदान कितने अलग अलग थे। जौनपुर ने तो एक ऐसी उपाधि हासिल की थी जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, शिराज ए हिंद, यानी हिंदुस्तान का शिराज। ये कोई मामूली टाइटल नहीं था। उस जमाने में ईरान का शिराज शहर पूरी दुनिया में कला, संस्कृति और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। तो अगर जौनपुर की तुलना शिराज से हो रही थी, तो सोचिए वो अपने सांस्कृतिक शिखर पर कहाँ खड़ा होगा। जौनपुर असल में विद्वानों का राज्य था। यह इस्लामी तालीम और फारसी साहित्य का एक बड़ा सेंटर बन गया। यहाँ शायरों, संगीतकारों और विद्वानों की खूब इज्जत थी। और यहीं पर आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल, शर की शैली पैदा हुआ, जिसका सबसे बेहतरीन नमूना है अटाला मस्जिद। वहीं दूसरी ओर बंगाल की सांस्कृतिक पहचान एक बहती नदी की तरह थी, जहां कई अलग अलग धाराएं आकर मिल जाती थी। बंगाल एक खुला मल्टीकल्चरल समाज था, व्यापारियों का राज्य। यहाँ बंगाली भाषा को बढ़ावा मिला। सूफी और भक्ति आंदोलन एक साथ फले फूले। मतलब यहाँ तुर्क, अफगान, फारसी, बंगाली सब साथ रहते थे। और ये मिला जुला कल्चर उनकी मस्जिदों की टेराकोटा कला में साफ झलकता है, जैसे कि अदीना मस्जिद में। लेकिन इतिहास में ताकत का ये दौर हमेशा के लिए नहीं चलता। तो सवाल ये है कि इन दो ताकतवर सल्तनतों का ये सुनहरा दौर खत्म कैसे हुआ। यहाँ दोनों की किस्मत में एक बड़ा फर्क दिखता है। जौनपुर की आज़ादी 100 साल से भी कम चली। 1479 में दिल्ली के लोदी वंश ने उसे वापस अपने में मिला लिया। दूसरी तरफ बंगाल 200 से भी ज्यादा सालों तक आज़ाद रहा, और आखिरकार 1576 में जाकर मुगल बादशाह अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बना। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम आज इन सल्तनतों को याद क्यों कर रहे हैं? ये इतिहास में इतनी मायने क्यों रखती हैं? तो इन दोनों की कहानी का सार क्या है? एक तरफ था बंगाल, एक समुद्री, व्यापार पर टिका और मिलीजुली संस्कृति वाला व्यापारी राज्य। दूसरी तरफ था जौनपुर,
खेती पर आधारित ज्ञान और कला को सहेजने वाला एक विद्वान राज्य। दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों ने अपने अपने इलाकों पर एक बहुत गहरी और कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। आखिर में ये सल्तनतें सिर्फ दो बड़े साम्राज्यों के बीच का वक्त काटने के लिए नहीं थीं। नहीं, ये अपने आप में संस्कृति और शक्ति के जीते जागते केंद्र थे, जिनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक व्यापारी राज्य की खुली और मिलीजुली संस्कृति और एक विद्वान राज्य की कलात्मक विरासत आज के बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी गूंज सुनाती है, इस पर जरूर सोचिएगा।